छात्रों, पिछले भाग में हमने न्याय वाक्य और उसके मुख्य पद, अमुख्य पद एवं मध्यम पद की चर्चा किया। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम न्याय वाक्य का मानक आकार कैसे निर्धारित करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। प्रत्येक न्याय वाक्य का एक मानक आकार होता है। इस कारण किसी दी हुई अनुमानिक युक्ति को मानक आकार में लिखना आवश्यक है। मानक आकार में लाने के बाद ही न्याय वाक्य की अवस्था, आकृति एवं तर्क दोष का पता लगाया जा सकता है। यानी कि न्याय वाक्य को मानक आकार में होना ही चाहिए। इसलिए किसी दी हुई युक्ति को मानक आकार में हम रूपांतरित करते हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा 2019 में एक युक्ति आई थी परीक्षा में, सभी वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं और सभी वैज्ञानिक तर्कविद हैं, अतएव सभी तर्कविद गणितज्ञ हैं। इसको हम मानक आकार में लिखेंगे। इसको लिखने के लिए सर्वप्रथम दोनों आधार वाक्यों की जगह खाली छोड़कर युक्ति से निष्कर्ष की पहचान करके सबसे पहले लिखते हैं। कहने का मतलब है कि इस युक्ति में हम पहचान करेंगे निष्कर्ष कहाँ पर है। तो ये तीन वाक्यों की युक्ति है। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य सभी वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं, पहला वाक्य हमारा सभी वैज्ञानिक तर्कविद हैं, दूसरा वाक्य है। यहाँ पर अतएव लगा है। अतएव किसी भी युक्ति के आगे अतएव लगा हो, इसलिए लगा हो, अतः लगा हो, तो वो निष्कर्ष होता है। इस कारण हमारा सभी तर्कविद गणितज्ञ हैं वाला वाक्य, तर्क वाक्य क्या होगा, निष्कर्ष हो जाएगा। इसकी जानकारी मुझे अतएव लगे होने से मालूम चला। तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, सभी तर्कविद गणितज्ञ हैं। अब पुनः क्या करते हैं, दूसरे भाग में पुनः निष्कर्ष के उद्देश्य पद वाला शब्द जिस तर्क वाक्य में होगा उसे आधार वाक्य की द्वितीय पंक्ति या मुख्य आधार वाक्य या अमुख्य आधार वाक्य में लिखते हैं। जैसे देखिए, हमने निष्कर्ष को पहचान कर लिख लिया। अब निष्कर्ष में दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य है, एक विधेय है। तो निष्कर्ष का उद्देश्य द्वितीय पंक्ति में होता है और निष्कर्ष का विधेय प्रथम पंक्ति में होता है। हमने पिछले भाग में भी इसका अध्ययन किया था, फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर निष्कर्ष का उद्देश्य तर्कविद है, तो ये द्वितीय पंक्ति में होगा। अब हम खोजेंगे कि तर्कविद वाला आधार वाक्य कौन सा है। तो पहला हमारा है आधार वाक्य सभी वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं, दूसरा है सभी वैज्ञानिक तर्कविद हैं। तो इस तर्कविद वाले आधार वाक्य को हम दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। अब जो शेष आधार वाक्य बचा उसे हम सबसे ऊपर लिखते हैं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले हम विधेय पद वाला आधार वाक्य, जो इसको हम मुख्य आधार वाक्य बोलते हैं, वो निष्कर्ष के विधेय की जगह पर होता है। विधेय पद में हमारा गणितज्ञ शब्द है, तो गणितज्ञ खोजेंगे तो हमारा आधार वाक्य यहाँ पर है सभी वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं। इसको यदि हम इस लाइन में सबसे ऊपर लिखते हैं सभी वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं, फिर हम शेष बचा वाक्य दूसरा वाक्य लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम निष्कर्ष की पहचान सबसे मुख्य काम है मानक आकार बनाने में। निष्कर्ष की पहचान कर लेंगे आप, तो उसके बाद आपका काम पूरा हो सकता है मानक आकार बनाने का। तो मानक आकार में सबसे पहला आधार वाक्य मुख्य आधार वाक्य होता है, दूसरा आधार वाक्य मुख्य आधार वाक्य होता है, और अंत में निष्कर्ष, सबसे पहले लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं। तो हम इस प्रकार पूरी बात स्पष्ट हो जाती है कि मानक आकार में लिख लेते हैं इसी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं न्याय वाक्य की अवस्था। मानक आकार बनाने के बाद ही हम अवस्था के विषय में जान सकते हैं। अवस्था क्या होती है इसे समझिए। न्याय वाक्य का एक मानक आकार होता है। आकार के अंतर्गत अवस्था और आकृति होते हैं। न्याय वाक्य के मानक आकार में तर्क वाक्यों का जो क्रम होता है उसे अवस्था कहते हैं। यानी कि तर्क वाक्य जिस सीरीज से लिखे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। जैसे देखिए हमारे उदाहरण में क्या है, कोई छात्र नेता नहीं है, ये हमारा ई तर्क वाक्य है और इसको सबसे पहली लाइन में है तो इसे मुख्य आधार वाक्य बोलेंगे। दूसरा आधार वाक्य मेरा ए तर्क वाक्य का है, सभी बालक छात्र हैं।
ये हमारा अमुख्य आधार वाक्य है। हम जानते हैं कि सबसे पहली लाइन में मुख्य आधार वाक्य होता है, दूसरी लाइन में अमुख्य आधार वाक्य होता है और अंत में निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या है? कोई बालक नेता नहीं है, ये हमारा निष्कर्ष है। ये भी ई तर्क वाक्य है। तो तर्क वाक्यों का जो क्रम हुआ, पहले सबसे पहले ई तर्क वाक्य आता है, दूसरी में ए तर्क वाक्य आता है, तीसरी निष्कर्ष में ई तर्क वाक्य आता है। तो जो क्रम है ई ए ई, यही अवस्था कहलाएगा। फिर से देखिए, उपयुक्त न्याय वाक्य मानक आकार का क्रम मुख्य आधार वाक्य ई है, ई तर्क वाक्य है, अमुख्य आधार वाक्य ए तर्क वाक्य है एवं निष्कर्ष क्या है मेरा? ई तर्क वाक्य है। इस कारण इस न्याय वाक्य की अवस्था क्या होगी? ई ए ई। ई ए ई जो क्रम है तर्क वाक्यों का न्याय वाक्य में होता है, वो क्या होता है? अवस्था होता है। एक शब्द बार बार ऊपर कई बार आया है, युक्ति। युक्ति क्या होती है? अनुमान का वह रूप जिसमें दो या दो से अधिक तर्क आधार वाक्य या तर्क वाक्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस समूह को युक्ति कहते हैं। यानी कि युक्ति में क्या होता है? दो या दो से अधिक तर्क वाक्यों का समूह होता है। अब हम अपने अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम आकृति कहते हैं। क्योंकि मानक आकार में अवस्था और आकृति का बहुत ही महत्व होता है। अब आकृति के बारे में जानते हैं, न्याय वाक्य की आकृति। न्याय वाक्य को मानक आकार में लिखने के बाद उसकी आकृति का निर्धारण आधार वाक्यों में मध्यम पद के स्थान के अनुसार होता है। यानी कि मध्यम पद से ही निर्धारित होता है कि न्याय वाक्य की आकृति कौन सी होगी। मध्यम पद के स्थान के आधार पर न्याय वाक्य की निम्नलिखित 4 आकृतियाँ होती हैं। न्याय वाक्य की 4 आकृतियाँ होती हैं। प्रथम आकृति, जब मध्यम पद मुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर तथा अमुख्य आधार वाक्य में विधेय पद के स्थान पर हो तो उसे क्या बोलेंगे? प्रथम आकृति। फिर समझिए एक बार, मध्यम पद प्रथम आकृति में उद्देश्य के स्थान पर और होता है मुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर, अमुख्य आधार वाक्य में विधेय के स्थान पर होता है। जैसे मेरे उदाहरण में देखिए, ए फर्स्ट का उदाहरण है, सभी राजा मंत्री हैं। ये हमारा मुख्य आधार वाक्य है। दूसरा आधार वाक्य है, सभी नेता राजा हैं। देखिए, मध्यम पद केवल आधार वाक्यों में होता है, निष्कर्ष में इसका कोई संबंध नहीं होता है। और आकृति हम आधार वाक्य में मध्यम पद की स्थिति देखकर निर्धारित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो शब्द 2 बार आधार वाक्यों में आया है वही मध्यम पद होगा। इस देखिए, इस न्याय वाक्य में जो राजा शब्द है 2 बार आया है, 2 जगह है। मुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य की जगह, अमुख्य आधार वाक्य में विधेय की जगह आया है। तो ये एक प्रकार की, ये क्या हो गया मेरा? प्रथम आकृति। प्रथम आकृति का रूप ऐसे तिरछा होता है। तो आप एक अपने आइडिया लगा लीजिएगा कि ये इस रूप में होता है, उद्देश्य की जगह मुख्य आधार वाक्य में और अमुख्य आधार वाक्य में विधेय की जगह। इसका संक्षिप्त रूप इस तरह लिखते हैं, यम इस रूप में होता है, मध्यम पद हो गया, ये यस पी से बना देते हैं हम। खैर, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं द्वितीय आकृति। जब मध्यम पद मुख्य एवं अमुख्य दोनों ही आधार वाक्यों में विधेय पद के स्थान पर हो तो वह द्वितीय आकृति होगा। इसे समझिए, उस उदाहरण में सभी राजा मंत्री हैं, सभी नेता मंत्री हैं, सभी नेता, निष्कर्ष निकला सभी नेता राजा हैं। यहाँ पर देखेंगे मध्यम पद आधार वाक्य में 2 बार आया है। क्या है? मंत्री शब्द क्या है मेरा? मध्यम पद है। और दोनों मुख्य आधार वाक्य और अमुख्य आधार वाक्य दोनों में ही विधेय की जगह, विधेय यानी पीछे तरफ, ठीक है, विधेय पीछे की तरफ है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये मध्यम पद हो गया। अब जब मध्यम पद विधेय के स्थान पर होता है तो उसे हम द्वितीय आकृति कहते हैं। तो ये कंडीशन आप समझ लीजिएगा, दोनों ही आधार वाक्यों में मुख्य आधार वाक्य अमुख्य आधार वाक्य में विधेय की जगह हो तो वो क्या होता है? द्वितीय आकृति होता है। अब हम तृतीय आकृति की ओर बढ़ते हैं। जब मध्यम पद मुख्य एवं अमुख्य दोनों ही आधार वाक्यों में उद्देश्य पद के स्थान पर हो तो वह तृतीय आकृति होगा। अभी हमने द्वितीय आकृति में देखा मध्यम पद विधेय की जगह होता है, तृतीय आकृति में मध्यम पद कहाँ होता है? उद्देश्य की जगह होता है। इस उदाहरण में देखिए, सभी राजा मंत्री हैं, सभी राजा नेता हैं,
इसलिए निष्कर्ष निकला सभी नेता मंत्री हैं। यहाँ पर मुख्य आधार वाक्य और अमुख्य आधार वाक्य दोनों में मध्यम पद हमारा क्या है, राजा है, जो कि उद्देश्य के स्थान पर है। इस प्रकार ये हमारी तृतीय आकृति हो गई। तृतीय आकृति में मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पर होता है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम अपनी चौथी आकृति और आखिरी आकृति की ओर बढ़ते हैं। जब मध्यम पद मुख्य आधार वाक्य में विधेय पद के स्थान पर तथा अमुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य पद के स्थान पर हो तो वह चतुर्थ आकृति होगा। जैसे सभी राजा मंत्री हैं, सभी मंत्री नेता हैं, इसलिए निष्कर्ष निकला सभी नेता राजा हैं। यहाँ पर देखिए हमारा मध्यम पद क्या है, मंत्री है। मुख्य आधार वाक्य में विधेय की जगह, अमुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य की जगह आया है, यानी कि जो आकृति एक बनता था उसी का ठीक विपरीत है। तो हम ये मंत्री हमारा जो मंत्री दोनों आधार वाक्यों में है, जो कंडीशन बनती है मुख्य आधार वाक्य में विधेय की जगह, मुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य की जगह, वो हमारा चौथी आकृति हो जाएगा। तो इसका निर्धारण इस तरीके से करते हैं। तो आप याद रखिएगा इस चित्र को और इसे संकेतों को भी याद रखिएगा। किस प्रकार चारों आकृति में मध्यम पद का स्थान, आप मध्यम पद के स्थान के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। आने वाले भाग में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। न्याय वाक्य में तीनों तर्क वाक्यों के गुण एवं परिमाण के आधार पर प्रत्येक आकृति में 64 संभावित अवस्थाएं होती हैं। इन चारों आकृतियों की कुल अवस्थाएं, 4 आकृतियां होती हैं, 64 × 4 256 अवस्थाएं। अब हम अगले भाग में इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। 6 नियम, तर्क दोष आदि के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।